हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक चैप्टर 3 बुक 1 क्लास 11 पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज ये इसका लास्ट वीडियो हम करने वाले हैं और इस चैप्टर को हम कंप्लीट इसमें कर लेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ज्वालामुखी। ज्वालामुखी आपने सबने सुन रखा होगा, सब इससे फैमिलियर हैं। ज्वालामुखी अर्थात वोल्केनो। तो क्या होता है ज्वालामुखी? देखो, ज्वालामुखी या क्रेटर, भूपटल, भूपटल यानी जो धरातल है हमारा, या भूपटल आप पृथ्वी की बाहरी परत को भी कह सकते हो। वह प्राकृतिक छेद या दरार है, यानी कोई छेद है या उसमें दरार है, जिससे होकर पृथ्वी के अंदर दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल क्या होता है हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है, का तरल चट्टानी पिघला पदार्थ, यानी चट्टानों का जो पिघला हुआ पदार्थ है, जो द्रव अवस्था में है, गैस है अंदर, भाप है, राख इत्यादि बाहर आ जाते हैं, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। देखो ये होता है ज्वालामुखी। ये नीचे आपको रेड रेड जो दिखाई दे रहा है ये मैग्मा है, नीचे इधर ये मैग्मा है, और ये बाहर ऐसे निकलता हुआ आ जाता है। जहाँ भी इसको बाहर निकलने की जगह मिलती है वहाँ से बाहर निकल के आ जाता है। तो ये हमारा क्रेटर होता है, या इसको ज्वालामुखी छेद, ये जो ऊपर वाला होता है। तो यहाँ से गैस, राख, लावा वगैरह जो सब है बाहर निकलते थे। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि मैग्मा जब तक वो पृथ्वी के अंदर है तब तक मैग्मा है, जैसे ही वो बाहर आ जाता है उसको हम लावा कहते हैं। आगे देखिए, कहता पृथ्वी के अंदर जो पिघला पदार्थ जो ज्वालामुखी से बाहर निकलता है उसे हम भूराल या लावा कहते हैं। लावा का दूसरा नाम क्या है? भूराल। ये भी आप ध्यान रखना। यह बहुत ही गर्म और लाल रंग का होता है। लावा जमकर ठोस और काला बन जाता है। क्या बन जाता है? आग्नेय चट्टानें बन जाती हैं। इससे हम आगे पढ़ेंगे इसको, जो बाद में जाकर ज्वालामुखी चट्टान या आग्नेय चट्टानों के नाम से जाना जाता है। लावा में इतनी अधिक गैस होती है कि वह एक ही बार निकल पाती है। ठीक है। लावा में बुलबुले जो होते हैं, जो बुलबुले निकलते रहते हैं, वो भी इन गैसों के कारण ही निकलने से कारण ही उत्पन्न होते हैं। यानी जो गैस होती हैं लावा के अंदर, उस लावा की वजह से ही वो बुलबुले उसमें उठते रहते हैं। उन गैसों के कारण ही लावा पृथ्वी से बाहर आ पाता है। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को अगर हिला के ढक्कन खोलें तो एकदम से तेज़ी से बाहर निकलता है ना, क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैस है। यही प्रोसेस लावा के बाहर निकलने में भी काम करता है। लावा का बहना बंद हो जाने पर कुछ समय, कुछ काल तक भाप निकलने देखा जा सकता है, और फिर क्या होता है? वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद वो काला होकर ठोस होकर जम जाता है। अब पिघली चट्टान, यानी पिघली चट्टानें जो मैग्मा है अंदर को ऊपर लाने में गैसें ही सहायक होती हैं, अभी बताया मैंने। मगर यह जरूरी है कि भूपटल पर कहीं कमज़ोर परत मौजूद हो, यानी जो हमारी सबसे बाहरी परत है पृथ्वी की, वहाँ कोई कमज़ोर परत मौजूद हो जिसको फोड़कर वो लावा बाहर आ सके, जिसे तोड़कर, फाड़कर या छेदकर लावा को ऊपर की ओर रास्ता बनाने में मदद करें। ठीक है। जब तक यह पदार्थ, यानी ये जो चट्टानी पिघला पदार्थ है, मेंटल के ऊपरी भाग में है, यह मैग्मा कहलाता है। जब यह भूपटल के ऊपर धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहा जाता है। वह पदार्थ जो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है उसमें होता क्या क्या? आप देखो, उसमें लावा प्रवाह, ठीक है, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण, गैसें। गैसें कौन कौन सी? नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑर्गन। ये सारी गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट होने से भूकंप होना स्वाभाविक है। जब पिछली वीडियो में हमने भूकंप के प्रकार पढ़ा था तो उसमें ज्वालामुखी जन्य भूकंप भी थे। तो ज्वालामुखी जब भी फटेगा तो भूकंप होना नॉर्मल बात है, तो आएगा ही आएगा। अब किस रिक्टर स्केल का आता है वो अलग बात है। अब आता है ज्वालामुखी के प्रकार। होते कौन कौन से ज्वालामुखी हैं? कहते हैं सामान्य प्रकार से ज्वालामुखी का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो जो हैं। अब ये कौन से होते हैं? देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी वे हैं जिनसे समय समय पर विस्फोट हो जाया करता है, अर्थात जिनसे लावा, गैस, वाष्प इत्यादि निकला करता है। अभी नवीनतम गणना के अनुसार, यानी न्यू डाटा के अनुसार, पूरे वर्ल्ड में, संसार में इनकी संख्या कितनी है? लगभग 1500 है। और ये हर जगह मिलते भी नहीं। भारत में कहाँ मिलते हैं? अंडमान निकोबार के में ये सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, सिर्फ वहीं पाए जाते हैं, और भारत में कहीं नहीं पाए जाते हैं। संसार के कुछ
प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी के नाम ये हैं: हवाई द्वीप का मोना लोआ, सिसिली का एटना और स्ट्रोम्बोली। ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। ये कुछ ज्वालामुखी फटने के या ज्वालामुखी कैसे बाहर निकलता है। ये देखो यहाँ से लावा ये बाहर आ रहा है, तो कुछ ये चित्र दे रखा है। हालांकि ब्लैक एंड वाइट है, इसमें इतना आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, आगे आने वाले में ज़्यादा आप अच्छे से पहचान सकेंगे। और कौन से? इटली का विसुवियस, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, मेक्सिको का पोपोकैटपेटल, कैलिफोर्निया का लासिनी। ये नाम है बेटा, नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे, रटने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सुसुप्त या निद्रित ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्केनोज हम जिनको बोलते हैं। ये वे हैं जो वर्षों से शांत, स्तब्ध या सोए हुए जान पड़ते हैं। ठीक है, ये स्तब्ध नहीं आएगा यहाँ पर, सुसुप्त आएगा, ये ध्यान रखना। या सोए हुए जान पड़ते हैं, उनके सक्रिय या जागृत होने की संभावना बनी रह रही है, यानी कई सालों से वो सोए हुए हैं। और होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं अब यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं फटेगा, लेकिन वे कभी भी जागृत हो सकते हैं। ऐसे ज्वालामुखी बहुत खतरनाक साबित होते हैं। क्यों? लोग किसी ज्वालामुखी को शांत समझकर उसकी तलहटी में, यानी उसके नीचे जो प्लेन एरिया होता है वहाँ बस जाते हैं। जब किसी दिन यह विशालकाय दैत्य जागता है तो धरती हमारी हिलने लगती है, भूकंप आता है, क्योंकि भीतर से गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगती है और विध्वंस लीला होने लगती है। आसपास के जो नगर बस गए हैं, गांव, सब बर्बाद हो जाते हैं। सन 79 का विसुवियस विस्फोट जो अभी ऊपर पढ़ा हमने, इटली का, सुसुप्त ज्वालामुखी का ही उदाहरण था, जो अपनी तलहटी में बसे पंपाई और हरक्यूलेनियम नगरों को निगल गया। फिर यह 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में 1906 में जगह और अपार क्षति इसने पहुंचाई। समझे? तो ये सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है, क्योंकि हम सोचते हैं नहीं फटेगा और ये कभी भी फट जाता है। जापान का फ्यूजियामा, ये भी ऐसे ही है, जो संसार का सबसे सुंदर ज्वालामुखी कहा जाता है। सुसुप्त ज्वालामुखी के अंदर सुंदर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आकृति बनती है वो देखने में बहुत अच्छी और सुंदर होती है। पता नहीं वह कब विध्वंस लीला शुरू कर दे, फिर भी जापानियों को यह बहुत प्रिय है। ऐसे ही फिलीपीन का मेयन भी एक सुंदर ज्वालामुखी है, जिसे फिलीपीन का फ्यूजियामा भी कहा जाता है, और यह भी कई बार फूट चुका है। तो बाकी इसी तरह से कुछ और ये हैं, आप इनको खुद पढ़ सकते हैं और इनको समझ सकते हैं, इनमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आइए हम आगे चलते हैं, ये आप देख लेना। सबसे इसमें कहता एक यहाँ पर दे रखा है कि देखो, ये तो यहाँ पर आ गया, ज्वालामुखी ऐसी 1983 में हुआ था। कौन सा? जावा और सुमात्रा के बीच इसने एकाएक प्रलय लाने वाला दृश्य उपस्थित किया, जो किसी ने ना देखा ना सुना था। इतने जोर का विस्फोट हुआ कि उसकी आवाज़ें हजारों मील तक गई थी। कौन से में? जावा और सुमात्रा के, इसमें जो विस्फोट हुआ था। समुद्र में इतनी बड़ी लहरें उत्पन्न हुई कि वे पृथ्वी की परिक्रमा करने लगी। आकाश में इससे इतनी अधिक धूल और राख फैली कि 3 वर्ष तक उड़ती रही। देखो कितना ज़बरदस्त ये हुआ था। उस समय विस्फोट से वायु में इतनी तेज़ लहरें पैदा हुई कि वे 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर आई। पृथ्वी की परिक्रमा का मतलब पृथ्वी का चक्कर वे लगाई, सारी जो लहरें पैदा हुई थी। इस विस्फोट में लगभग 36,000 आदमी और सारा द्वीप नष्ट हो गया था, जावा और सुमात्रा वाला। आगे आता है मृत या शांत। ये वे ज्वालामुखी हैं जो युगों से शांत हैं और इनका विस्फोट एकदम बंद हो चुका है। इनके अब दोबारा जागृत होने की कोई संभावना नहीं है। वर्मा का पोपा, अफ्रीका का किलिमंजारो, दक्षिण अमेरिका का चिम्बराजो, हवाई द्वीप का मीनाको, ईरान का कोहो सुल्तान मृत ज्वालामुखी के ये हमारे एग्जाम्पल हैं। तो ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी थे। नेक्स्ट टॉपिक है ज्वालामुखी उद्गार, यानी जो ज्वालामुखी फटता है कि पर्वतीय और धरातल पर विकसित आकृति, जब उससे जो धरातल पर आकृतियां बन जाती हैं के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जाता है। ये मुख्य निम्न प्रकार के होते हैं। देखो सबसे पहले सील्ड या ढाल। यहाँ पर सील्ड से मतलब या ढाल से मतलब ढलान नहीं है कि ज़मीन से हम रिपटने वाली जगह नहीं। सील्ड या ढाल से मतलब कैप्टन अमेरिका सबने देखा होगा, कैप्टन अमेरिका के पास जो सील्ड होती है, जो ढाल होती है, उस आकृति का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर, बेसाल्ट प्रवाह क्या है? ये भी एक प्रकार का ज्वालामुखी है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है, यानी सबसे बड़ा है। जैसे हवाई द्वीप के ज्वालामुखी, यानी हवाई द्वीप जो आइलैंड है वहाँ के जो ज्वालामुखी हैं वो सब सील्ड ज्वालामुखी टाइप के होते हैं।
ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यानी जब लावा बाहर निकलता है, जो तरल लावा बाहर निकलता है, जब ठंडा हो जाता है उससे जो आकृति बनती है उसको हम सील्ड या ढाल ज्वालामुखी कहते हैं। अभी इसकी फ़ोटो दिखाऊंगा मैं आपको। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल, कम चिपचिपा या गाढ़ा होता है। इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल ज़्यादा तीव्र नहीं होता। यदि किसी तरह निकास नलिका में, यानी जब लावा बाहर निकल रहा है, पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो जाते हैं, अन्यथा ये ज़्यादा विस्फोटक नहीं समझे जाते। देखो इस तरह की इनकी आकृति बनती है। ये देखो ये बीच में ये ढाल का सेंटर पॉइंट सा बन जाता है और ये दोनों तरफ। अब ढाल क्यों लगेगी? अब देखो अगर ऊपर से अब इसको खींचेंगे फ़ोटो तो ये कुछ इस तरह का फ़ोटो निकल कर आता है। तो इसीलिए इसको हमको सील्ड या ढाल, और कैप्टन अमेरिका की ढाल हमारी इसी टाइप की है। कैप्टन अमेरिका को तो आप सभी जानते हो, ठीक है। अन्यथा कम विस्फोट होना इनकी विशेषता है, सिर्फ पानी जाने पर ही ये ज़्यादा विस्फोट होते हैं। इन ज्वालामुखियों में लावा फव्वारे के रूप में निकलता है, क्योंकि लिक्विड टाइप का फॉर्म होता है, ज़्यादा तरल होता है, फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है और निकास पर एक शंकु बनाता है। अभी ऊपर देखा ना हमने, शंकु बना रहा है, देखो ये शंकु जैसी आकृति बन गई है, ये है ना। तो इसी को शंकु बोल रहा है और इसका नाम है सिंडर शंकु। सिंडर शंकु के रूप में ये विकसित हो जाते हैं। अगला है मिश्रित ज्वालामुखी। ये भी बहुत मेन है, इसको भी ध्यान से पढ़ना। मिश्रित ज्वालामुखी एक लंबा शंक्वाकार ज्वालामुखी होता है जिसका निर्माण जमकर ठोस हुए लावा, टेफ्रा, कुशरन और ज्वालामुखी राख की परतों के द्वारा होता है। यानी कि ज्वालामुखी में जो भी पदार्थ बाहर होते हैं, बाहर आते हैं, जब वो जमकर ठोस हो जाते हैं तो उससे जो आकृति बनती है उसको मिश्रित ज्वालामुखी कहा गया है। और कैसी आकृति बनती है? शंक्वाकार, लंबी शंक्वाकार। मिश्रित ज्वालामुखी को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना ज्वालामुखी उद्गार का मतलब जब ज्वालामुखी फूट रहा है के समय निकले मिश्रित पदार्थों के विभिन्न स्तरों पर घनीभूत होने के फलस्वरूप होती है। जो उसमें से पदार्थ निकल रहे हैं, जब वो जम जाते हैं और वो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ उसमें निकलते हैं, घनीभूत का मतलब इकट्ठे होकर जब वो जम जाते हैं। ढाल ज्वालामुखी के विपरीत यानी उसके उलट इसकी जो ढलान होती है वो तीखी होती है, उसकी ढलान ज़्यादा तेजी नहीं होती। समय समय पर होने वाले विस्फोटक उद्गार इसकी विशेषताएं हैं, यानी समय समय पर ये फटता रहता है, यानी एक तरीके से सक्रिय ज्वालामुखी टाइप का होता है। इन ज्वालामुखियों से निकला लावा ढाल ज्वालामुखी से निकले लावे की तुलना में अधिक श्यान यानी गाढ़ा और चिपचिपा। उसमें तो कम गाढ़ा और चिपचिपा था, इसमें ज़्यादा गाढ़ा और चिपचिपा होता है और आमतौर पर उद्गार के पश्चात दूर तक बहने से पहले ही ये ठंडा हो जाता है। इसीलिए वहीं पर आकृति बनती चली जाती है पहाड़ जैसी। अभी आपको दिखाऊंगा मैं चित्र में, क्योंकि ज़्यादा दूर ये जा नहीं पाता और वहीं पर ये जमना शुरू हो जाता है। इनके लावे की रचना करने वाला मैग्मा अक्सर फैल्सिक होता है जिसमें सिलिका की मात्रा उच्च से लेकर मध्य स्तर तक की होती है और कम श्यानता यानी कम गाढ़ा वाले मैफिक माग्मा की मात्रा इसमें कम होती है, यानी इसमें गाढ़ापन ज़्यादा होता है। सीधी सीधी भाषा में ये है। फैल्सिक लावा का व्यापक यानी दूर तक प्रवाह असामान्य यानी दूर तक ये नहीं जाता है, लेकिन फिर भी इसे 15 किलोमीटर तक बहते हुए देखा गया है। ढाल ज्वालामुखी जो कि कम मिलते हैं के विपरीत यह ज्वालामुखियों में सबसे सामान्य प्रकार यानी यही ज़्यादा पाए जाते हैं मिश्रित वाले। दो प्रसिद्ध मिश्रित ज्वालामुखियों में पहला क्राकाटोवा जिसको उसके 1883 के उद्गार के लिए जाना जाता है, जो अभी ऊपर हमने पूरी डिटेल पढ़ी थी, जो जिसमें 36,000 आदमी मर गए थे, उसी की बात कर रहा है। जबकि दूसरा वेसुवियस कहाँ का था? इटली का, जिसके उद्गार के कारण 79वीं ईस्वी में पंपोई और हरकुलेस नामक दो इतालवी शहर पूरी तरह नष्ट हो गए थे। ये कैसे? मिश्रित ज्वालामुखी थे, ऊपर पढ़ चुके हैं इनके बारे में। इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान यानी गाढ़ लावा उद्गार होते हैं। प्राय ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। इनसे लावा के साथ साथ भारी मात्रा में ज्वलखंडास में क्या होता है? पत्थर टाइप के कुछ निकलते हैं। अब देखो बनता कैसे ये लावा निकलता रहता है और यहाँ ये जमता रहता है, ऐसे ये सफ़ेद सफ़ेद सा जमता रहता है और एक पहाड़ जैसी आकृति यहाँ पर बनती चली जाती है और इसको शंकु भी हम बोल सकते हैं। ये देखो इस टाइप के, ये बन गया शंकु की आकृति, इस टाइप के बनता जाता है। ये रहा मिश्रित ज्वालामुखी, फटता जाता है और यहीं पर ये जमता चला जाता है। यहाँ से बनना शुरू हुआ था, फिर ये जम गया, फिर ऊपर चलता चला गया, ऐसे ही ये सारा यहाँ पर शंकु आकृति बनाता है।
पदार्थ व राख धरातल पर पहुंच जाते हैं। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में यहाँ जमा हो जाते हैं, जिससे जमाव से मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। देखो ये आपको यहाँ ये परत दिखाई दे रही होंगी ये सारी, तो ये परतों के रूप में जमा होता चला जाता है। ठीक है, पहले धरातल हमारा यहाँ था, ये हमारा धरातल था इधर। ठीक है, ये हमारा धरातल था और ये ऊपर ये जो सारा है ये सारा लावा के ठंडे होने से आकृति बनी है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी कुंड। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। कौन से? ज्वालामुखी कुंड। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। यानी जहाँ से ये फट रहे हैं वो हिस्सा ज़मीन में नीचे की ओर धंस जाता है। धंसे हुए विध्वंस गर्त यानी लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं उन्हें ही ज्वालामुखी कुंड कहा जाता है। यानी जब ज्वालामुखी निकल रहा है बाहर तो वो नीचे को धंस जाती है ज़मीन वहाँ से, और वहाँ से ज्वालामुखी कुंड बन जाते हैं। इनका यह विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल हैं बल्कि इनके बहुत पास स्थित, यानी लावा जो मैग्मा है ज़्यादा ऊपर की तरफ होता है धरातल के। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी के जैसी ही दिखाई देती है। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, अभी जब हम ढाल ज्वालामुखी पढ़ रहे थे तब वहाँ पे हमने नाम पढ़ा था। तो ये ज्वालामुखी अत्यंत तरल लावा, सबसे ज़्यादा तरल लावा बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र करते हैं। उसके बाद सील्ड ज्वालामुखी या ढाल, इसका विस्तार दूर तक होता है। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 किलोमीटर है, 50 मीटर नहीं है, ये 50 किलोमीटर से भी अधिक, सॉरी ये मोटाई बता रखी है। हाँ, जो लावा की जो मोटाई होती है वो 50 मीटर से अधिक मोटी हो जाती है। कई बार ये अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होता है और जितना ज़्यादा लिक्विड होगा उतना ही दूर तक जाएगा, जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा वो पास ही रहेगा। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान भारत महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, वृहत बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। अब लास्ट आ गया मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। अब ये मध्य महासागरीय क्या होता है? महासागर की बात आ गई तो महासागरों में बनेगा। ये कहता है इन ज्वालामुखियों का जो उद्गार है वो महासागरों के अंदर होता है, क्योंकि महासागर के अंदर भी पहाड़ वगैरह सब ये पाए जाते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे मध्य महासागरीय कटक होती क्या है। तो मध्य महासागरीय कटक क्या है? समुद्र के अंदर ये पर्वतों की श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है और सभी महासागरीय बेसिनों में पाई जाती है। जितने भी महासागर हैं सब में ही पाई जाती है ना। 5 महासागर हैं हमारे, उन सब में ये पाई जाती है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में यानी बीच में इनके जहाँ दरारें होती हैं लगातार ज्वालामुखी उद्गार वहाँ पर होता रहता है। तो ये थे हमारी इनकी ज्वालामुखी उद्गार के अनुसार जो आकृतियाँ बनती हैं। इसके अलावा और भी कुछ आकृतियाँ हैं, ज्वालामुखी स्थल आकृतियाँ। ठीक है, ज्वालामुखी से कैसी आकृतियाँ बनती हैं ज़मीन के अंदर, स्थल आकृतियाँ। तो सबसे पहले अंतर्वेदी। अब अंतर्वेदी कहता है जब ज्वालामुखी उद्गार से लावा निकलता है तो उसके ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती हैं, ये सबको पता है। ये इस चित्र को भी ध्यान से मत देखो, दूसरा दिखाऊंगा उसमें ज़्यादा आपको क्लियर नज़र आएगा। अब यहाँ पर वैसे कुछ चीज़ें बता भी रखे हैं, देखो देखो यहाँ पर ये आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये मिश्रित ज्वालामुखी यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, ये सिंडर शंकु वाला दिखा रखा। सिंडर शंकु किससे बन रहा था? ढाल वाले से बन रहा था। तो एक सिंडर शंकु हमारे यहाँ भी दिखा रखा है। तो इस तरह की आप इसमें चीज़ें देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई भी देगी। ये कुंड वाला जो शंकु जहाँ में ज़मीन अंदर को धंस जाती है उस टाइप की चीज़ें दिखा रखी हैं। तो बहुत सारे इसमें दिखाया भी हुआ है और आप इसको देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब कहता है लावा का यह जमाव जिससे आग्नेय शैल बन रही हैं या तो धरातल पर पहुँच कर होता है, यानी ऊपर जब धरातल से बाहर निकल जाता है लावा या तो वहाँ जम जाते हैं, या कई बार यह धरातल तक पहुँचने से पहले ही भूपटल के नीचे सेलों में परतों में जमा हो जाता है। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो ये पोर्शन ये, ठीक है, ये यहीं पर जम गया, ऊपर आ ही नहीं पाया, ये बीच में ही जम गया, तो इसको बोल रहा है ये। तो धरातल के ऊपर जो बनता है वो तो हमने ऊपर पढ़ ली। लावा के ठंडे होने के स्थान पर आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, अब 2 प्रकार की आग्नेय शैलें होती हैं। एक तो ज्वालामुखी शैलें, जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है तब उनको ज्वालामुखी शैल बोलते हैं। पातालीय शैल, जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा हो जाता है यानी बाहर नहीं निकल पाता तो उन्हें पातालीय शैल बोलते हैं।
जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियाँ बनती हैं। ये आकृतियाँ अंतर्वेधी आकृतियाँ कहलाती हैं। आइए इन आकृतियों के क्या क्या नाम होते हैं जब ये अंदर ही ठंडा होकर बनती हैं। सबसे पहले आता है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होते हैं? यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपपटी में, यानी जो सबसे ऊपरी परत है में, अधिक गहराई पर ही ठंडा हो जाए तो वह गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही यह धरातल पर प्रकट होते हैं। यानी कुछ ऐसी प्रक्रिया हो कि ऊपर धरातल पर ये ऊपर आ सके किसी तरीके से, तभी ये प्रकट हो, यानी इनके ऊपर का ज़मीन हट जाए तभी ये नज़र आते हैं, अदरवाइज ये नज़र नहीं आते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर की होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड होते हैं। इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है जो मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग हैं। आइए आपको दिखाता हूँ चित्र में कहाँ पर है। ये देखो, ये चित्र है हमारे पास। अब इस फिगर में आपको ये ज़मीन है, ये ज़मीन की परत दिखा रखी है सब ऊपर। इस फिगर में आपको ये जो नीचे रेड वाला पोर्शन ये दिख रहा है सारा, ये कई कई किलोमीटर में नीचे फैला हुआ है, ये सारा जम गया है। ये जो नीचे इधर वाला हिस्सा ये सारा, ये रेड, यही हमारा बैथोलिथ है। ये पूरे हिस्से में फैला हुआ होता है। अगर इसके ऊपर की ज़मीन कभी हट जाए किसी भी तरीके से, अनाच्छादन का मतलब अनवांटेड कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनकी वजह से ऊपर की ज़मीन हट जाती है तो फिर ये नीचे से दिखाई देना शुरू कर देते हैं। अभी इसी चित्र में मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अगला आ गया हमारा लैकोलिथ। ठीक है, लैकोलिथ क्या होता है? कहता है ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें, ये भी गुंबदनुमा होती हैं, जिनका तल समतल पर एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे की ओर जुड़ा होता है। समझे? ये कैसे जुड़ा होता है? पाइप रूपी वाहक नली से जुड़ा होता है। अभी दिखाऊंगा आपको चित्र में। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती जुलती है। अंतर केवल यह होता है कि लैकोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट की चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियाँ हैं। इनमें से अधिकतर अपपत्रित हो चुकी हैं, वह धरातल पर देखी जा सकती हैं, यानी उनके ऊपर से मिट्टी हट चुकी है। ये देखो यहाँ पर देखते हैं लैकोलिथ हमारा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये बन गई, ये पाइप से जुड़ा होता है, ये रही ये वाली, और ये इसके में बीच में पाइप से ये नीचे से जुड़ा होता है, पाइप जैसी आकृति से ये जुड़ा होता है। और देखो ये ऐसा ही तो था ऊपर शंकु के आकार का हमारे पास, तो ये हमारा लैकोलिथ होता है। नीचे वाला हिस्सा सारा जो होता है वो बैथोलिथ, और इस तरह की जो आकृति बन जाती है जब नीचे वो पाइप से जुड़ा होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? लैकोलिथ। और ये भी एक गुंबद जैसी आकृतियाँ इसमें बन जाती हैं। नेक्स्ट लेपोलिथ। अब लेपोलिथ क्या होता है? ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमज़ोर धरातल में चला जाता है। जब लावा ऊपर उठ रहा है तो क्या होता है? ऊपर उठने से पहले ही धरातल में जहाँ कमज़ोर भाग है वो उसमें घुस जाता है और यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्त्री के आकार में जम जाए तो इसे लेपोलिथ कहते हैं। आइए देखते हैं लेपोलिथ की भी आकृति। अब लेपोलिथ, ये देखो, ये जम गया, ये धरा यहाँ पर ऊपर उठ रहा था ये, तो ऊपर उठने पर इसे यहीं पर आकृति जगह मिल गई और ये यहीं पर ये जम के हो गया। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? ये गुंबद के आकार का बनता है और ये यहीं पर इसे मिल गई तो ये यहीं पर प्लेन होकर चला गया। थोड़ी सी फ़र्क है इन दोनों में, किसमें? इस वाले में और इसमें। तो इधर आ गया ये 7 नंबर पे जो है ये हमारा लेपोलिथ है। अब आता है फैकोलिथ। देखो कई बार क्या कहता है, कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें कौन सी? तो लावा के ठंडे होने से बनती हैं कि मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर अभिनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। अभी ऊपर देखेंगे हम इसका मतलब क्या है। आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति यानी एंटीक्लाइन के ऊपर, अभिनति यानी सिंक्लाइन के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। ये परतनुमा लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं। समझ में आ गया? जो मैग्मा के जो भंडार हैं बैथोलिथ के अंदर, एक वाहक नली के द्वारा ये जुड़ी होती हैं जो क्रमशः बैथोलिथ में विकसित होते हैं। नीचे बैथोलिथ से जुड़ी होती हैं, यही फैकोलिथ कहलाते हैं। आइए ऊपर मैं आपको बताता हूँ फैकोलिथ हमारे पास कहाँ है। इस वाले चित्र में तो नहीं दिखाया गया है ज़्यादा, बाकी आपको हम इसमें बता सकते हैं। जो
ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, ये देखो ये होते हैं, एक ये हो गए, तो ये इस टाइप से थोड़ा सा जुड़े होते हैं, ऊपर भी यहाँ भी आ जाते हैं कई बार ये। ठीक है, तो इस साइड इस चित्र में इतना क्लियर नहीं हो रहा, अभी आगे देखो मैं दूसरा चित्र दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको इसका आसानी से दिखाई देगा। फैकोलिथ, फैकोलिथ यहाँ पर नहीं, यहाँ फैकोलिथ इन्होंने दिखाया नहीं हुआ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सिल। अब देखो सिल क्या होती है। अंतर्वेतीय आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना, यानी चादर बन जाए, उसे सिल या सीट कहते हैं। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले को शीट कहते हैं और अधिक मोटाई वालों को हम सिल कह देते हैं। देखो ये तो है हमारे पास इसमें, ये रहा 5 नंबर पे जो है, ये दिखाई देगा आपको 5 नंबर पे, ये इसको हम सिल कहते हैं। अगर ज़्यादा मोटा है तो सिल और कम मोटाई है इसकी तो शीट। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जम जाता है इस टाइप से। अब डाइक, अगला है हमारे पास डाइक, और डाइक हमारा लास्ट भी है। तो देखो कहता है जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल से लगभग समकोण हो, यानी जो धरातल हमारी ज़मीन है उससे लगभग समकोण हो, और इसी अवस्था में ठंडा हो जाए और दीवार की भांति संरचना बनाए, तो इसकी संरचना डाइक हमारी कहलाती है। देखो ये यहाँ पर है, ये रहा 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। तो ये सीधा सीधा ऊपर गया पाइप की तरफ, और ये यहाँ पर हमारा जम जाता है। ये हमारी ज़मीन है, देखो ज़मीन के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइक। तो हमने लेकोलिथ समझ लिया, और देखो ये भी है, ये भी हमारा डाइक ही है, ये स्मॉल डाइक हो गया हमारे पास। और बैथोलिथ हमने देख लिया क्या होता है, डाइक भी देख लिया, सिल भी देख लिया। वोल्केनिक नेक या पाइप भी होते हैं, और लेपोलिथ में हम देख रहे हैं। वोल्केनिक नेक हमारी कौन सी हो रही है, 6ठे नंबर बाद ये हमारी वोल्केनिक नेक होती हैं, जिनकी सहायता से धरातल पर ये हमारा लावा पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जितनी भी आकृतियाँ बन रही हैं, आगे अंतर्वेदी जो आकृतियाँ बन रही हैं, ये सारी की सारी हमने समझी, और चित्र से हमें ये समझ में आ गया कि किस प्रकार की होती हैं। और इसी टॉपिक के साथ ही हमारा चैप्टर भी बेटा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ सारी वीडियो आपको समझ में आई होगी। सारे पार्ट जो हमने बनाए हैं उनको आप ध्यानपूर्वक देखिए। चैप्टर बहुत आसान है और समझने योग्य है। इसको आप अपने साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिनको इस वीडियो से लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।